दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उनको ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वन बाय वन हम ईपीएफ और पीपीएफ के डिफरेंसेस को, इंटरेस्ट रेट वगैरह को डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या टैक्स बेनिफिट है, सारे चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे लोगों को एक और कन्फ्यूजन होता है कि पीएफ और ईपीएफ दोनों अलग अलग होता है कि सेम होता है। तो यहाँ पे पीएफ को ही ईपीएफ कहा जाता है। पीएफ का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो दोनों चीज सेम है। तो यहाँ पे हम सिंपली ईपीएफ और पीपीएफ के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ईपीएफ के ऊपर 8.1% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर 7.1% पर एनएम का इंटरेस्ट चल रहा है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो ईपीएफ के अंदर गवर्नमेंट हर साल इस इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पहले 8.5% था शायद, तो उसको कम करके 8.1% कर दिया गया है। और यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है उसको गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में रिवाइज करते रहती है, लेकिन बहुत समय से इसको रिवाइज नहीं किया गया है। बहुत समय से 7.1% पर एनएम का ही इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप इस इंटरेस्ट रेट को फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे ईपीएफ के अंदर आपको पीपीएफ से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप कह सकते हैं 1% के अराउंड में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको ईपीएफ के अंदर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग ईपीएफ और पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं ईपीएफ की कर लूँ, तो यहाँ पे जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है जिनका कंपनी ईपीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो लोग ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे किस कंपनी को ईपीएफ एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो यहाँ पे जिस कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ईपीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो अगर आपके कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है और यहाँ पे अगर आपका सैलरी 15,000 रुपये तक है, तो उस केसेस में आपको ईपीएफ का पैसा कॉन्ट्रीब्यूशंस करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सैलरी 15,000 के ऊपर है तो उस केसेस में ये ऑप्शनल है, आप कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं भी देंगे तो भी चलता है। लेकिन जनरली लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, जिनका पीएफ कटता है नॉर्मली अपना पीएफ कटवाते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं पीपीएफ की बात कर लूँ, तो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर कोई भी पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, आप कोई भी हो। अगर आप ईपीएफ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप चाहे तो पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भले ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो आप सीनियर सिटीजन्स हो, तो यहाँ पे कोई भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो यहाँ पे ईपीएफ के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कंपनी ईपीएफ एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जब पैसा कॉन्ट्रीब्यूशंस करने की बारी आती है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों लोग का कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। लेकिन यहाँ पे पीपीएफ के अंदर जिस पर्सन के नाम पे अकाउंट ओपन किया जाता है, अगर आप अपने नाम पे पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या तो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे, तो आप खुद पैसा कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, आप खुद पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और या तो अगर आप अपने बच्चे के नाम पे ओपन करना चाहते हैं, कोई माइनर चाइल्ड के नाम पे ओपन करना चाहता है, तो उनके पेरेंट उनके बिहाफ पे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे ईपीएफ के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपका सैलरी है उसका 12% का आपको कम से कम कॉन्ट्रीब्यूशंस देना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है, आपके सैलरी का 12%, यानी कि जो भी आपका सैलरी होगा उसका 12% आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे और उसका 12% आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। और पीपीएफ के अंदर यानी कि टोटल 24% का कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे होता है। और यहाँ पे पीपीएफ के अंदर अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखना है तो साल में मिनिमम 500 रुपये का तो कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के अंदर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस का, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी आपका सैलरी है आप चाहे तो अपने सैलरी का 100% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर भी सेम कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनके लिए 12% का कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपलसरी है, उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप चाहे तो आपका जो सैलरी है उसका 100% तक भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 12% का कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जो भी उनका सैलरी होता है उसका 12% तो वो तो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है और रिस्क भी नहीं होता है। इसके वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईपीएफ के अंदर मान के चलते हैं 24% का कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, तो इसके अंदर जो 12% का कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा वो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा और बाकी का जो 12% होगा वो आपका वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड में जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ही पार्ट है वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड, जहां पे अगर आप
आप 12% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 8.1% का ही मिलेगा। तो आप समझने के लिए सिंपली ये कह सकते हैं कि आप मैक्सिमम कितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बगैर रिस्क का आपको 8.1% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं पीपीएफ की बात कर लूँ तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप साल का 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी कि अप टू 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या लॉक इन पीरियड है, तो यहाँ पे जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहे तो अपने एज के 55 साल तक यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो पूरा पैसा यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो समय से पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं आपको कुछ कंडीशंस है उस कंडीशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या तो कोई मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह है तो उस सिचुएशंस में आप चाहे तो कुछ पैसे निकाल सकते हैं, जिसका मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी लिस्ट दिखा दे रहा हूं। तो वीडियो को पॉज करके आप सिंपली इस चीज को देख सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे तो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक में, यानी कि 15 से 20 साल, 20 से 25 साल आप इस तरीके से चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको आप चाहे तो कुछ सिचुएशंस में समय से पहले भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉ का भी फैसिलिटी वगैरह मिल जाता है, लोन वगैरह का भी फैसिलिटी मिल जाता है। तो उस चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल चीज रख रहा हूँ कि लॉक इन पीरियड कितना है। तो ईपीएफ में रिटायरमेंट तक और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में नॉर्मल 15 साल तक, या तो आप चाहे तो उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साल में 2.5 लाख रुपए के ऊपर होगा तो जो भी एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा। मैं फिर से यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे नॉर्मली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी आपका सैलरी है उसका 12% तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे ही करेंगे, आप चाहे तो ज्यादा भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका साल का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर होता है तो उस केसेस में 2.5 लाख रुपए के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप मान के चलते हैं कि साल में 3 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिए, तो 2.5 लाख के कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आपने 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल तक का कंटिन्यू सर्विस दिया है एंड 5 साल के बाद में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो मैंने यहाँ पे ईपीएफ के टैक्स बेनिफिट में आपको 3 बात बताया। पहला ये कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आपका अप टू 2.5 लाख रुपए तक का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करेंगे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और यहाँ पे मैंने आपको थर्ड में ये बताया कि अगर आप 5 साल के बाद में पैसा विड्रॉ करेंगे, आपने 5 साल तक कंटिन्यू सर्विस दिया है उसके बाद पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो भी जो आप पैसा विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी आपको एग्जेम्प्ट का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे पीपीएफ के अंदर आपको साल का सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे एट द एंड मैच्योरिटी के बाद में जो भी इंटरेस्ट इनकम बनता है दोनों मिला के आपको जो मिलेगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ईपीएफ के अंदर एक ही कंडीशन में टैक्स लगेगा कि यहाँ पे आपका 2.5 लाख से ऊपर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको ईपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ईपीएफ के लिए एलिजिबल है, आपका पीएफ का पैसा कटता है तो यहाँ पे डेफिनेटली ईपीएफ आपको 8.1% का इंटरेस्ट इनकम दे रहा है जो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स वगैरह यहाँ पे नॉर्मल केसेस में तो नहीं लगता है और यहाँ पे कोई रिस्क वगैरह भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जरूरी ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा पैसा ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अप टू 2.5 लाख रुपए तक आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी का पैसा चाहे तो पीपीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो कुछ पैसा चाहे तो आप म्यूचुअल फंड स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो और भी बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है वहां पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग ईपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, कोई सीनियर सिटीजन हो गया, या तो जिनके कंपनी में पीएफ वगैरह नहीं करता है तो डेफिनेटली अगर उनको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो पीपीएफ भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पे आप ये भी, अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है और यहाँ पे अगर उनका एज 10 साल से कम है तो यहाँ पे आप चाहे तो उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा के भी पीपीएफ से वहाँ पे आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 7.6% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो एक लाइन में बोल दूं कि अगर आपका पीएफ करता है तो आपको डेफिनेटली आप चाहे तो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ईपीएफ में कर सकते हैं, पीपीएफ में करने की जरूरत नहीं भी है। और यहाँ पे अगर आपका ईपीएफ का पैसा नहीं करता है तो पीपीएफ या तो सुकन्या समृद्धि योजना या तो बाकी का भी थोड़ा जो म्यूचुअल फंड वगैरह है जहां पे थोड़ा सा रिस्क है तो आप वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा, आपको ईपीएफ और पीपीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।